दोस्तों, पार्ट 1 में आपने सुना कि यहूदियों ने 2000 साल तक अपनी जमीन और यरूशलेम का सपना दिल में जिंदा रखा। अब पार्ट 2 में आप सुनेंगे कि कैसे 1900 से लेकर 2025 तक इसराइल ने उस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश की और कैसे उनका मिशन आज भी जारी है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में यहूदियों पर हमले, नफरत और पोग्रोम लगातार बढ़ रहे थे। रूस, पोलैंड और जर्मनी जैसे इलाकों से हजारों यहूदी निकाले जा रहे थे। कुछ अमेरिका पहुंचे, कुछ यूरोप के दूसरे मुल्कों में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा फलस्तीन की तरफ पलायन करने लगा। इसी दौर में एक यहूदी पत्रकार और फिलॉसफी थियोडोर हर्जल ने 1896 में एक किताब लिखी, डेर जुडेनस्तात, यहूदी राज्य। उसने साफ कहा, यहूदियों को चैन तभी मिलेगा जब उनका अपना मुल्क होगा, और वो मुल्क फलस्तीन ही होगा। 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में पहला ज़ायनिस्ट कांग्रेस हुआ। यहीं पर यहूदियों ने पहली बार खुलकर ऐलान किया कि उनका मकसद है, यानी अब उनका ख्वाब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मिशन बन चुका था। पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अरब उस वक्त ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, इस वादे पर कि जंग के बाद उन्हें आजादी मिलेगी। लेकिन 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बैलफोर ने एक मशहूर खत लिखा, जिसे कहा जाता है बाफोर डिक्लेरेशन। इसमें साफ कहा गया, हम फलस्तीन में यहूदियों का नेशनल होम बनाएंगे। सोचिए, अरबों से वादा आजादी का, और उनकी पीठ पीछे उनकी जमीन यहूदियों को तोहफा कर दी गई। यानी अरबों को धोखा, यहूदियों को इनाम। इस ऐलान के बाद यूरोप से यहूदियों की हिजरत तेज हो गई। फलस्तीन में यहूदियों की बस्तियां बनती रही। अरबों ने इसका विरोध किया। एक 936-39 में बड़ी बगावत हुई, लेकिन ब्रिटिश फौज ने उस बगावत को बेरमी से कुचल दिया। फिर आया दूसरा जंग, वर्ल्ड वॉर 2। नाजी जर्मनी ने लाखों यहूदियों को यातनाओं में मार डाला। इस घटना को हॉलोकॉस्ट कहा गया। यहूदियों ने इस दर्दनाक वाक़े को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और कहा, देखो, अगर हमें अपना मुल्क नहीं मिलेगा तो हमारी कौम मिट जाएगी। अब अमेरिका और ब्रिटेन खुले तौर पर यहूदियों के साथ खड़े हो गए। 14 मई 1948 को यहूदियों ने स्टेट ऑफ इजराइल का ऐलान कर दिया। अरब मुल्कों ने मिलकर हमला किया, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। लेकिन नतीजा उल्टा पड़ा। इसराइल को अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट मिला और अरब बुरी तरह हार गए। करीब 7-8 लाख फलस्तीनी बेघर कर दिए गए, उनकी बस्तियां खाली कराई गई, लोग शरणार्थी बन गए। फलस्तीनी इसे कहते हैं नकबा, तबाही, लेकिन यहूदियों ने इसे कहा, हमारा घर लौट आया। सिर्फ 6 दिन की जंग में इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। यरूशलेम का पुराना हिस्सा, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी भी उसके कब्जे में आ गए। यानी मस्जिद अक्सा की चाबी अब यहूदियों के हाथ में थी। यहीं से शुरू हुआ टेम्पल माउंट मूवमेंट। यहूदी ग्रुप्स खुलेआम कहने लगे, अब मस्जिद अक्सा हटाओ, यहां हमारा 3rd टेम्पल बनेगा। 1987 में फलस्तीनियों ने पहली बार बड़े पैमाने पर इंतिफाडा शुरू किया। युवाओं ने पत्थरों से इस्राएली टैंकों का मुकाबला किया। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स साइन हुए, लेकिन ये सिर्फ कागजी समझौते साबित हुए। 2000 में दूसरी इंतिफाडा शुरू हुई। इसी दौर में हमास एक मजबूत तहरीक के रूप में सामने आया, जिसने कहा कि वो इसराइल के कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसराइल ने लेबनान में हस्तक्षेप किया। ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना, क्योंकि ईरान ने हमेशा फलस्तीन और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। इसराइल ने अरब मुल्कों से समझौते किए, जिन्हें कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड्स। यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे मुल्क इसराइल से हाथ मिलाने लगे। ये वही चाल थी, मुस्लिम दुनिया को टुकड़ों में बांटो और धीरे धीरे सबको अपने असर में लाओ। आज 2025 में हाल ये है कि इसराइल सिर्फ फलस्तीन पर नहीं रुका, वो ईरान को कमजोर करना चाहता है, तर और बहरीन को अपने दबाव में रखना चाहता है। सऊदी अरब से भी रिश्ते बनाना चाहता है, क्योंकि उनका असली मकसद वही है जो सदियों से उनकी किताबों में लिखा है। नील से फुरात तक
यानी सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि पूरा अरब इलाका।